रहो तब तो कुछ थोड़ा बहुत कर पाओगे, थोड़ा बहुत पहले कर पाओगे, फिर धीरे कर लोगे। तो तुम लोग लेक्चर में गायब रहते हो, फिर सीधे क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करते हो। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा है? डालिए हेडिंग, चैप्टर डालिए केमिकल इक्विलिब्रियम। हिंदी मीडियम है यहाँ पे? कौन कौन है? तुम हो हिंदी मीडियम? इंटर में हो? इंटर के बाद वाला नहीं, अभी इंटर में कौन कौन है हिंदी मीडियम? तुम हो? इंटर ही में हो इस बार? हो गया, तब कोई हिंदी मीडियम नहीं है फिर। इधर सुनो, इक्विलिब्रियम शब्द है केवल, इसको बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? अब हम थोड़ा सा शब्द लिखा देंगे आपको, साम्यावस्था। ठीक, तो केमिकल के लिए क्या यूज हो जाएगा? रासायनिक साम्यावस्था। ठीक, बात करते हैं, अगर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो पहले देखो नाम में ही छिपा है कि हमको पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री के बारे में, यानी रिएक्शंस देखनी है। उसके साथ बात करेंगे इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होती है? ठीक, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जब भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो ये टॉपिक एक स्पेशल है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन, मैंने कहा था रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनाए और प्रोडक्ट से, जो बच्चे शुरुआत से मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें अब केमिस्ट्री समझ आने लगी होगी। स्टार्टिंग में 2-4 लेक्चर बाउंस मारा होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि वो सही वाला पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है और इतना भी समझना भी। लेकिन जो रेगुलर लगा हुआ है उसको मेरी बात तो समझ ही यहाँ आती होगी, आगे का पता नहीं, वो खुद से पढ़ पाता कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन इतनी बात आती होगी। क्यों? सही बोल रहे हैं? तो देखिए, पहली बार रिएक्शन कैसी होनी चाहिए आपकी? रिवर्सिबल। कैसी रिएक्शन होनी चाहिए? रिवर्सिबल। ठीक, अब रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने अभी क्या कहा था, मान लो आपका रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से भी क्या बनना चाहिए? रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं ये इक्विलिब्रियम क्या है, ये साम्यावस्था एक्चुअली में है क्या। तो देखो ध्यान से, जब कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, और आपको पता है सिमिलरली उसके साथ साथ क्या बन रहा है आपका? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, तभी तो बन रहा है ना रिवर्सिबल रिएक्शन। अब क्या है, आपने देखा कि अभी थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो केमिकल काइनेटिक्स, क्या पढ़ रखा हो? नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बस ध्यान सुनिएगा। तो इस रिएक्शन की एक स्पीड होती है कि ना, जैसे देखो एक स्पीड से ये बन रहा होगा, अगले स्पीड से इसकी भी कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी? बताओ। स्पीड को हम लोग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। ध्यान सुनना, कभी भी जिस रिएक्शन से स्पीड, मतलब जो भी रिएक्शन की स्पीड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलेंगे? रेट। अब देखो, जो रिएक्शन आगे बढ़ रही है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, जो रिएक्शन कहां बढ़ रही है? पीछे जा रही है, उसे बोलते हैं बैकवर्ड। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक बात कहूं, आर से पी, आर से पी, ये क्या है आपका? फॉरवर्ड रेट। क्या है? फॉरवर्ड रेट। सही बोलो। और अगर मैं यही सेम चीज कहूं, पी से आर, तो यहां से देख के आपको बताना है ये क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रेट। और रेट क्या है? स्पीड। रेट क्या है? ध्यान सुनना, दो कंडीशन, आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक, ओके, क्या हो रहा है? आर से पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों की अपनी स्पीड है। एक कंडीशन ऐसी नोटिस करी गई, जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, ठीक, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनना चालू कर दिया। पहले मान लो प्रोडक्ट 0 था, एक कंडीशन सोचो कि आपने खाली रिएक्टेंट लिया टेस्ट ट्यूब में, अभी कुछ प्रोडक्ट नहीं बना, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? सही। अब जब प्रोडक्ट बनेगा तभी तो ये रिएक्शन वापस होगी रिवर्सिबल, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं रहेगा तब तक वापस तो रिवर्स हो नहीं सकता। सही। अब जब प्रोडक्ट बन गया उस समय इसकी भी स्पीड चालू हो गई। तो एक कंडीशन ऐसी नोटिस करनी है जिस समय जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? स्पीड इक्वल हो। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि रिएक्टेंट भी, जैसे आपके दिमाग में ये चलता है, बहुत सारे बच्चे आंसर लिखते हैं कि अगर ये 10 मान लेते हैं 10 kg है एक एग्जांपल, तो ये भी कितना हो जाए? 10 kg। तो ऐसा लगता है आप तो ये इक्वल हो गया, और सबको लगता भी है ये। पूछो क्यों?
ऐसा लग रहा है 10 केजी ये भी है, 10 केजी ये भी है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये नहीं देखना है, हो सकता है ये 10 केजी हो और ये हो सकता है 5 केजी हो, इससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है इसकी स्पीड से। किससे मतलब है? स्पीड से। कुछ बात समझ में आई? जिस कंडीशन पे, जिस टाइम पे उस रिवर्सिबल रिएक्शन की दोनों साइड की स्पीड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अब क्या तुरंत इक्विलिब्रियम मिल जाएगी? ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है मिल भी जाए। देखो, इक्विलिब्रियम का कोई टाइम डिसाइड नहीं है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम 1 घंटे बाद मिलेगी। हर एक रिएक्शन की इक्विलिब्रियम का अपना अपना टाइम होता है, इसलिए हम कभी भी ये नहीं सकते कि किसी के लिए 1 घंटे बाद मिलेगी, कभी 2 घंटे बाद मिलेगी, कभी भी मिल सकती है। इक्विलिब्रियम वो टाइम कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी आपको मिल सकता है। कुछ बात समझ में आई? फिर से सुनिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम किसके लिए एप्लीकेबल है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक, रिएक्शन रिवर्स तो आगे बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड। पीछे तो बैकवर्ड। जिस समय फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाए? बैकवर्ड रेट के लिए। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की जो रेट ऑफ फॉरवर्ड मूविंग है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड मूविंग इज नोन एज इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत इतने में? ठीक। अब देखो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान सुनना, ये तो कहानी हो गई। तुमको दिख रहा है कि आर से क्या बन रहा है? पी, और पी से आर। सही? ओके। एक बात बताओ, क्या ये स्टैटिक है? स्टैटिक समझते हो? स्थिर। क्या ये स्थिर है? हाँ, हमें तो नहीं लगा स्थिर है। काम हो रहा है भाई, जब स्पीड है इसका मतलब मोशन है। क्या है? हम स्पीड की बात करें ना, स्पीड इक्वल है, हम ये बोल रहे हैं। हम ये नहीं करें कि उसकी स्पीड 0 हो गई। हम कहीं भी बोले तो ध्यान सुनिएगा, ये स्टैटिक कंडीशन नहीं होती है। ये कैसी कंडीशन है? डायनेमिक। डायनेमिक कंडीशन ये होती है कि आपका क्या है? मोशन हो रहा है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं स्पीड आ रही है। कुछ बात समझ में आई? तो कभी भी याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कैसी कंडीशन है? डायनेमिक। ठीक। अगली बात, किस पे डिपेंड करेगा अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो आप, रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। भाई जितना आप रिएक्टेंट लोगे उसी अकॉर्डिंग तो कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, स्पेशली रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अमाउंट के लिए एक्टिव मास। क्या यूज करते हैं? अब ये एक्टिव मास क्या होता है? कंसंट्रेशन पढ़ा था बेसिकली, मोलरता। मोलरता तुम ध्यान रखो, मोलैरिटी मतलब मोलैरिटी, ना कि मोललता। मोललता नहीं ध्यान दे, क्या देना है आपको? मोलैरिटी। रिटी, जो मोलैरिटी होती है उसको हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? अभी तो स्टार्ट होगा, अभी हम लोग जब मैथ्स लगाएंगे तब स्टार्ट होगा। ठीक, तो एक बार लिख डालिए, लिखिए जरा, लिखिए। इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन Equilibrium is a condition for a reversible reaction when the forward and backward reaction, when the forward, हिंदी लिखा है, when the forward, equilibrium is the, क्या बोला हमने पूरा? condition for the reversible reaction when the forward and backward reaction, when the forward and backward reaction occur at equal speed, occur at equal speed. ठीक, कोई दिक्कत? बोलो, हो तो बता दो अभी। अब लिखिए आप कंडीशन, मेन में लिखिए कंडीशन। पहला, इक्विलिब्रियम कैन अचीव्ड, इक्विलिब्रियम कैन अचीव्ड from either direction, ब्रैकेट में लिख लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, either direction, either
इधर बोलते हो, इधर जो भी लिखते हो, इधर डायरेक्शन ब्रैकेट में लिख लिए, किसी भी डायरेक्शन में। जरूरी नहीं है कि इधर से इधर ही इक्विलिब्रियम मिलेगी। इक्विलिब्रियम आपको किधर से मिल रही है, बैकवर्ड से भी मिल सकती है, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर, इसका मतलब यही है कि रिएक्शन रुकी नहीं है, क्या हो रहा है, वो हो रही है, बस स्पीड सेम हो गई। लिख लीजिए, इट मीन्स रिएक्शन इज नॉट स्टॉप्ड। इट मीन्स reaction is not stopped, but both the opposite reactions are proceeding at the same rate, ठीक, क्या बोला हमने, ये पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट। आप देखो, फिर से मैंने भी बताई, आपकी जो फॉरवर्ड रेट है और जो बैकवर्ड रेट है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब जैसे एग्जांपल, अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाएं, ध्यान सुनिएगा, ठीक। ग्राफ अगर हम बनाते हैं, इधर हम लोग लेते हैं कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन दोनों चीज का, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, दोनों का लेंगे, ठीक। और इस साइड हम लेते हैं टाइम, क्या लेते हैं, टाइम। ध्यान से देखना, इधर इधर हमने क्या लिया है, अमाउंट लिया है, और इधर क्या लिया हमने, टाइम लिया। तो आपको पता है, पहले हम यहाँ आर लेते हैं, तो आर घटेगा समय के अकॉर्डिंग। आर क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा भाई, रिएक्टेंट, पहले तो रिएक्टेंट घटेगा, सही, और जो प्रोडक्ट है वो पहले जीरो था, बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, बोलो भाई। देखो, पहले रिएक्शन स्टार्ट हुई, मैंने पहले कहा था, अभी टेस्ट ट्यूब में तुमने खाली रिएक्टेंट लिया, ठीक, तो पहले तो प्रोडक्ट ही बनेगा ना। जब प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद वापसी होगी ना प्रोडक्ट की, सही। ध्यान से आप देखिए कि प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट घटेगा, इस बेसिस पे ग्राफ बना है। अब इसी किसी भी जगह पे, ऐसा जरूरी नहीं कि कहीं भी, आपके किसी भी जगह पे आपको इक्विलिब्रियम मिल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कहा कि ये 5 सेकंड है, अभी मैंने बताया था कि 5 सेकंड पे ही इक्विलिब्रियम मिलेगी। वो इक्विलिब्रियम आपको कहीं भी किसी भी प्लेस पे क्या हो सकती है, आपको मिल सकती है। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, तो थोड़ा सा ग्राफ जो होता है उसको हम कंबाइन कर देते हैं। देखो, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट इस जगह पे देखो मिल रही है, यहां से क्या हो गई, ये वाली जो कंडीशन है ये कौन सी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। आई बात समझ में, ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट घट रहा है समय के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए, ग्राफ बनाइए फटाक से। हमें फिर से ध्यान दीजिए, जहां पे भी जरूरी नहीं कि कहीं मिले, जहां मिल जाए बस कहीं ना कहीं मिलेगी, जरूरी थी मुझे। बनाइए ग्राफ। अच्छा, ये किसके लिए है, मैंने भी बताया था, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहली कंडीशन तो ये लिखिएगा। अगली बात करते हैं थोड़ा सा। अगला, क्या इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, बताइए, सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, और इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, कैटलिस्ट के साथ। किसके साथ, पहले तो व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे ना, जनरली यही होते हैं ना, बाय द डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाँ, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, ये तो एनसीईआरटी में लिखा है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी घटा करके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, चलो मान लेते हैं, अभी छोड़ो, इधर आओ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात।
जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, वो रिएक्शन की किसको चेंज करता है, स्पीड को। किसको चेंज करता है, स्पीड को। तो अब सुनो मेरी बात, जैसे एक रिएक्शन हो रही है जिसमें कैटलिस्ट नहीं है और अगली रिएक्शन है जिसमें क्या पड़ा हुआ है, कैटलिस्ट पड़ा हुआ है, तो आपको साफ साफ पता है कैटलिस्ट फास्ट हो जाएगी, कैटलिस्ट वाली रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो फास्ट होगी तो इक्विलिब्रियम पे थोड़ी ना फर्क पड़ना है, वो तो पहले मिल जाएगा बस। जैसे टाइम की अगर हम बात करें, जैसे भाई दूसरे वाले में इक्विलिब्रियम मान लो 10 सेकंड पे मिल रहा है, सही, तो जिसमें कैटलिस्ट पड़ा है उसमें इक्विलिब्रियम कितने पे मिल जाएगा, 2 सेकंड पे मिल जाएगा बस। यही तो हो सकता है, 2, 5 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझो पहले, जिसमें कैटलिस्ट पड़ा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम जल्दी मिल सकता है, लेकिन क्या इक्विलिब्रियम में कोई चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि तो इसी तो बोल रहे हैं, इसी तो कह रहे हैं जल्दी मिल सकता है, जल्दी। अभी देखो उसका कारण है इधर, पहले तो तुम लोग ध्यान रखो, अभी थोड़ा सा फिर वही सेम कंफ्यूजन। पहले हमेशा ध्यान रखना होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, क्या देखना है, जब यही नहीं होगा तो हम इसकी बात कैसे कर सकते हैं। हमारे पास देखो ये मान लो 100 ग्राम था और ये 0 था, सही, जब तक ये रिएक्शन ही नहीं आगे बढ़ी फॉरवर्ड वाली, ठीक, मान लो ये रिएक्शन चलना चालू हो गई, मान लेते हैं हमने देखा एक टी टाइम टी 0 पे था, टी 0 का मतलब है बस हमने रखा है उठा करके, ठीक। अब हमने क्या देखा, 2 सेकंड बाद, कब देखा, 2 सेकंड बाद देखा, तो ये देखा हमने कि ये कितना हो गया, 90 ग्राम, कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 ग्राम। अगर ये 90 हुआ तो 10 से तो बना होगा ये। अगले टाइम फिर हमने 2 सेकंड बाद मतलब 4 सेकंड पे देख लिया, कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं, 2-2 सेकंड पे, तो हमने देखा ये 80 हो गया, तो ये कितना होगा, 20 हुआ होगा, सही। अब हमें जरूरी नहीं है, हो सकता है यही कंडीशन क्या हो, इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन कोई भी हो सकती है, बस जिसमें स्पीड बराबर हो, क्या हो, स्पीड बराबर हो। अब ये मत सोचना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये 50 तो ये भी, तब लगता है कि इक्विलिब्रियम आई है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कहानी समझो केवल, हमको सिर्फ यहाँ देखनी है स्पीड। अब बात करते हैं ये कि जब हमारी रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई तो हम बैकवर्ड क्या खाक जाएंगे, जब हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहले आगे कुछ होना चाहिए ना, आगे क्या था, 0 था ना आगे, यहाँ पे 0 है, पर ध्यान सुनना, सही। अब बताओ क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, 0 से तुम क्या बना लोगी, है ही नहीं कुछ। इस कंडीशन में चालू होगी धीरे धीरे, इस कंडीशन में रिएक्शन स्पीड चालू होगी। पूछो क्यों, ये भी कन्वर्ट होगा तो ये भी कन्वर्ट होगा, बस हमको स्पीड देखना है। अगर हम ये देख रहे हैं कि ये कन्वर्ट कर रहा है 2 ग्राम पर सेकेंड, एक एग्जांपल बता रही हूं, और ये भी क्या कर रहा है 2 ग्राम पर सेकेंड। अब देखो ये स्पीड ही तो है, पर सेकेंड क्या देख रहे हैं हम लोग, स्पीड देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो जब ये स्पीड हमारी बराबर हो जाए तो अब देखो इसका ये मतलब नहीं कि ये 50-50 बनना चाहिए ना भाई। देखो अगर ये 2 ग्राम यहाँ कन्वर्ट हुआ तो ये कितना हो गया, यहाँ से कितना बचेगा 88, इधर देखना पहले, और इधर से फिर 2 निकल के आ गया तो ये कितना हो गया, फिर 90 हो गया। सुनो ध्यान से, हम यहाँ एकदम क्लियर कर दे रहे इस बात को। देखो ये 90 ग्राम है, 1 सेकेंड में 2 ग्राम बिगड़ रहा है। अब यहां से चालू होगा तो 2 ग्राम बिगड़ा, मतलब कहने का मतलब 2 ग्राम इधर चला गया प्लस में, सही। तो 2 ग्राम इधर भी तो प्लस में आ गया, बताओ। तो ये 90 रहा और ये क्या रहा, 10 ही रहा ना, बोलो। तो इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं कि अमाउंट में अंतर आए, इक्विलिब्रियम में अमाउंट में अंतर ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान से समझो मेरी बातों को, थोड़ा कंफ्यूज करती है इसीलिए। अब बात आती है, तुमने क्या पूछा था कि मैम वो रिएक्शन की क्या एनर्जी को घटा सकता है, तो वो होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। आपने पढ़ा है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के भी 2 प्रॉपर्टीज होती है जो कैटलिस्ट की रेट को बढ़ाती है, उनको बोलते हैं प्रमोटर और इनहिबिटर। नाम सुना है, प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करें। यहाँ पे कैटलिस्ट से काम नहीं आया, प्रमोटर नहीं डाला हमने, फिर से वही सेम चीज है। कैटलिस्ट हमने कह दिया, इसका मतलब बढ़ाने वाला, कैटलिस्ट का मतलब बढ़ाने वाला। जब मैं अगर मैं बोलूं नेगेटिव कैटलिस्ट मैंने डाल दिया तो क्या होगा, घटाने वाला। आई बात समझ में। कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो लोग कैटलिस्ट की भी स्पीड को चेंज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो बढ़ाते हैं उन्हें प्रमोटर, और जो कैटलिस्ट की स्पीड को डाउन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनहिबिटर। तो ये अलग बात है, किस चैप्टर में है, किसी चैप्टर में है, ये भी है कहीं ना कहीं एटलीस्ट, तो इधर छोड़ो भी। अभी सुनो,
अब क्या होगा, थोड़ा कैटलिस्ट का काम समझ लो। पहले सुनो, अभी मैंने कल आपको एक ग्राफ पढ़ाया था जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रहे थे, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा और ये रिएक्टेंट है। क्या है ये? रिएक्टेंट, सही। इसके पास जो चेंज आ रहा है इसको क्या बोलते थे? डेल्टा एच। भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में कितना चेंज था? डेल्टा एच ही तो था। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये, इसके अंदर भी तो एनर्जी लग रही है। बोलो, एनर्जी लग रही है। तो ध्यान सुनो, जब रिएक्टेंट अपने, अब देखो ये सब कहानी आती है, क्यों आती है कि रिएक्टेंट जब आप लेते हो तो पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्टेंट के बॉन्ड, और जहां बॉन्ड टूटेगा वहां पे एनर्जी मिलेगी। याद आ रहा है? थोड़ा एनर्जी उथल पुथल तो होगी, अगर दोस्ती टूटेगी तो लड़ाई झगड़ा तो चालू होगा, एनर्जी का कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो पहले देखो क्या होता है, यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और फिर इसको कहाँ जाना है? अपने लोअर एनर्जी, फिर से इसको बॉन्ड बनाना है। क्या करना है? बॉन्ड बनाना है। तो कुछ ये एक एनर्जी का कॉम्प्लेक्स क्रॉस करके जाता है। क्या करके जाता है? एनर्जी का एक कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करके जाता है। उसमें उसी कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इंथैल्पी नहीं, क्योंकि चेंज, इसमें चेंज इन इंथैल्पी भी इन्वॉल्व है, वो भी एनर्जी है। जो रिएक्टेंट है, इंथैल्पी चेंज को छोड़ दिया जाए तो जो इसका रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स, अपनी पीक पे जाएगा। पहले देखो, पहले रिएक्टेंट है, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तो इसकी एनर्जी एकदम पीक पे जाएगी। कहां जाएगी? जाएगी ना। अब क्या है, नए बॉन्ड बनना चालू होंगे तो धीरे धीरे एनर्जी डाउन होगी। पहले एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, फिर घटेगी। तो यही हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये यही दिखाता है कि पहले बॉन्ड टूटे हैं, फिर बॉन्ड, फिर देखो यहाँ पीक तक पहुंच गया, एनर्जी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा? अपने पीक तक पहुंचा। इधर देखो, इधर एनर्जी कहां पहुंची? अपने पीक तक पहुंची। उसके बाद नए बॉन्ड बने तो ये फिर से क्या हो गया? घटना चालू हो गया। तो ये जो एनर्जी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है, आई बात समझ में? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है, जिसको क्रॉस करके रिएक्टेंट को क्या बनना होता है? प्रोडक्ट बनना होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है? अब देखो कैटलिस्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन, अगर तुमने इसी में डाल दिया कैटलिस्ट, क्या डाल दिया इसके अंदर, मान लो ये रिएक्शन भी नॉर्मल, येलो वाला क्या दिखा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, कोई कैटलिस्ट नहीं है। अब आपने इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? कैटलिस्ट। जब आपने इसमें कैटलिस्ट डाला तो ये कुछ नहीं करता, ये इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा छोटा कर देता है। क्या कर देगा? छोटा कर देगा। दिख रहा है? अब जरा देखो, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये कॉम्प्लेक्स यही तो था एक्टिवेशन एनर्जी। इधर देखिएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई? बताइए। तो कैटलिस्ट ने क्या काम किया? इस पाथ को बदल दिया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पाथ को चेंज करके उसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया? कम कर दिया। किया कि नहीं किया? और अब आपको पता है कि जब आपको ज्यादा ऊपर चढ़ना है कि कम ऊपर चढ़ना है, आप आसानी से कहां चले जाओगे? आसान रिएक्शन कौन सी होगी? यही तो होगी। बोलिए। कम एनर्जी खर्चा करके आपने क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ज्यादा एनर्जी खर्चा करनी पड़ रही। तो क्या करता है कैटलिस्ट? उस कॉम्प्लेक्स को क्या करता है? गिरा देता है, पाथ को बदल देता है, डाउन कर देता है, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए? कम हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए और रिएक्शन आसानी से प्रोसीड कर जाए, मतलब आसानी से रिएक्शन हो जाए। आई बात समझ में? तो अब देखो, इसका काम है केवल पाथ बदलना। क्या करना? पाथ। और जब पाथ बदलेगा तो अगर पाथ बदला तो भाई दोनों लोग के लिए पाथ बदलेगा ना। अगर इक्विलिब्रियम है, सुनो ध्यान से फिर से, अब यहाँ पे आया कि कैटलिस्ट क्यों निर्भर नहीं करता। आप बताओ, इसका भी तो एक पाथ होगा और इसका भी क्या होगा? पाथ। इक्विलिब्रियम का मतलब वही हो गया, सेम पाथ, स्पीड सेम है। इक्विलिब्रियम पे क्या है? स्पीड सेम है। तो जिस पाथ को इधर से कम करेगा कैटलिस्ट, उतना ही पाथ को इधर भी क्या करेगा? डाउन करेगा। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जो पाथ था वही पाथ बना हुआ है। एक तरफ असर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि फॉरवर्ड में क्या होगा, क्या बोलूं हम? फॉरवर्ड में तो फॉरवर्ड वाली स्पीड बढ़ जाएगी, नो डाउट। लेकिन अगर मैं कहूं कि इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जितना ये इधर से बढ़ा रहा है उतना ही फॉरवर्ड से भी बढ़ा रहा है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड को क्या कर रहा है? सेम स्पीड को उतना ही मेंटेन कर रहा है। इसीलिए इक्विलिब्रियम पे क्या बोला हमने? इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का असर नहीं पड़ता है।
ठीक, लिखिए फटाक से, देखो कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम स्टेट, catalyst does not alter equilibrium stage because a catalyst alter both the reactions speed, a catalyst alter मतलब change करना, alter मतलब change करना, catalyst alter both the reaction in same manner, both the reaction in same manner, both the reaction in same manner। ठीक, इतनी बात क्लियर? 2 मिनट पढ़ लीजिए पहले जितना लिखा है, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी। जितना हमने स्टार्टिंग से लिखा है फटाक से पढ़िए पहले 2 मिनट। और इक्विलिब्रियम आप कैसे पहचानोगे? किसी भी रिएक्शन को आप कैसे पहचानते हो? उसका स्टेट बदल जाए, कलर चेंज हो जाए ना। देखो कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कलर चेंज नहीं होता है, जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं तो तब तक कलर चेंज नहीं होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक, अभी आप पढ़ोगे पोटेशियम फेरोसाइनेट, नाम ही सुन के बेहोशी आ जाएगी, फॉर्मूला तो किसी से मैं पूछूं तो पक्का गिरे पड़े रहोगे यहाँ पे। पोटेशियम फेरोसाइनेट क्या होता है फॉर्मूला? K2, पोटेशियम सुन के सब K2 K4 कुछ तो बता ही देंगे पोटेशियम के बारे में। और एक प्रेशियन ब्लू नाम सुना है? प्रेशियन ब्लू बहुत पढ़ते हो तुम लोग, नाम बहुत सुनते हो। चलो बैठ जाओ, आएगा वो भी, उसमें हाइड्रोकार्बन में है आपके, हाइड्रोकार्बन में भी, हाइड्रोकार्बन में आएगा। मेरे को तो नाम लिखना है कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग, वरना हाइड्रोकार्बन में वो जो एक है नहीं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो तुम लोग छोड़ देते हो पीछे का टॉपिक, हम बता रहे हैं, जिसमें वो जर्डाल मेथड प्रोसेस नहीं है, वो सब तुम लोग स्किप करे बैठे, हम पक्का बता दें। अगला लिखो, इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड बाय, नहीं पॉइंट ही है, इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड बाय मतलब पता चल सकता है, डिटेक्टेड बाय कलर चेंज, प्रेशर, नेक्स्ट लिखिए डेंसिटी, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डेंसिटी, ये सब क्वेश्चन है आपके, डेंसिटी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज? रिएक्शन को रोकने का एक तरीका है, अभी पढ़ोगे कि रिएक्शन कैसे रोकी जाती है इक्विलिब्रियम वाली। देखो जब तक ये रहेगा, चाहे ये 0.001 ग्राम है, तब तक ये रिएक्शन आगे पीछे होती रहेगी। इसको रोकने का तरीका प्रोडक्ट हटा दो, बर्तन खाली कर दो। जैसे तुम अभी पढ़ोगे कि इक्विलिब्रियम को कैसे रोका जाए, हम क्या कर दें, यहाँ से हमारी रिएक्शन हो गई, हम प्रोडक्ट को हटा दें या रिएक्टेंट को रिमूव कर दें। तो अब बताओ इधर 0 अगर हो जाएगा, अगर इधर 0 हो गया या इधर 0 हो गया, तो क्या चांस है रिएक्शन होने का? तो यही एक तरीका है, अभी आएगा, ये भी कंडीशन आती है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
remains constant. Density, temperature, refractive index remains constant at equilibrium. नेक्स्ट लिखिए, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगी? ये हम पहले भी बता रखे हैं, डेल्टा इसमें पढ़ाया था थर्मो में। डेल्टा जी क्या होगा? लिख लीजिए, इज जीरो, ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा जी जीरो, इक्विलिब्रियम पे। अगला लिखिए नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड या अल्टर, अल्टर ज्यादा अच्छा शब्द है। इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड, ब्रैकेट में लिखिए अल्टर, अल्टर अल्टर बाय चेंजिंग, बताइए कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करिए, प्रेशर पहले लिखिए, बाय चेंजिंग प्रेशर कॉमा वॉल्यूम, प्रेशर कॉमा वॉल्यूम कॉमा कंसंट्रेशन कॉमा टेम्परेचर। अभी मैंने क्या कहा आपको, और वैसे भी एकदम क्लियर भी अंडरस्टूड है। देखो इधर क्या क्या बोला हमने, प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन टेम्परेचर ना। इधर सुनो मेरी बात, अगर आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आप स्पेशली ये लेते हो मोल पर लीटर, अब ध्यान से सुनी लेना, क्या लेते हो? यही तो होता है आपका मोलरिटी, क्या होती है? मोल पर, इसी में लेते हो ना। अब मुझे बताओ, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लीटर पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं? हाँ, अगर लीटर पे इफेक्ट पड़ा तो यानी इस पूरे पे अगर चेंज आया तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे भी चेंज आएगा। अभी पढ़ाएंगे, अभी तुम समझ जाओगे कि क्यों चेंज आता है, अभी समझो पहले। अगला, वॉल्यूम चेंज करोगे तो वैसे ही लीटर इफेक्टेड है, तब भी क्या होगा? चेंज आएगा। अब सेम प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर, तब भी वॉल्यूम घट जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? तो इन सब फिजिकल कंडीशन पे ये मोलरिटी डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? मोलरिटी डिपेंड करती है। इसी वजह से आपकी इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो आपकी इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगी। चेंज नहीं होगी बाय किसके थ्रू? कैटलिस्ट के थ्रू। कैटलिस्ट के थ्रू कभी भी इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। दूसरा एक और है, इनर्ट गैस, नाम सुना है? इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस भी इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं डालती। लिख लीजिए ये पॉइंट भी, इनर्ट गैसेस डज नॉट अल्टर। बेटा जो मैं लिखा रही हूँ ना, मैं पक्का बता रही हूँ, वो नीट का एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है। और अभी जिसने जिसने दिमाग थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स किया होगा उसे आइडिया लग गया होगा। डज नॉट अफेक्टेड बाय या अल्टर बाय इनर्ट गैस। बेटा जरा उधर से बोल दो, पानी दे दो जरा, पानी, इनर्ट गैस। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और है, जो इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग ओपन वेसल में करेंगे कि क्लोज? वही क्लोज में ना, सिस्टम सराउंडिंग रहेगा, क्लोज रहना चाहिए तभी तो अंदर स्टडी कर पाएंगे। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कभी बाहर खुले में नहीं करना है, पता ही नहीं कर पाओगे भाई। अब सुनो मेरी बात, अगर तुमने ओपन कर दिया और तुम मान लो एक एग्जांपल, आइस को वाटर में कन्वर्ट करो तो कुछ वाटर कहां चला जाएगा? मॉइस्चर में चला जाएगा ना। ओपन वेसल में कभी भी इक्विलिब्रियम प्रोसीड नहीं करा जाती। लिखिए, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। हाँ, तो वो बेटा इक्विलिब्रियम कहाँ पढ़ रही हो? आयरन, आयरन कभी ऐसा थोड़ी ना पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पढ़ते हैं? वो तो ओपन आयरन रखा रहता है। आयरन ने पानी लिया, वो तो ये तो ओपन सिस्टम हो गया ना। क्लोज सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, क्लोज में ही पढ़ना है हमको। देखिए, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय अ क्लोज्ड वेसल। अब हम लोग आते हैं थोड़ा फिर मैथ्स की तरफ। अभी तक थ्योरी थी, अब थोड़ा मैथ हम पहले बता दिए, दिमाग एकदम परफेक्टली बैठ जाओ। डालिए हेडिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ इसको दिया था गुलबर्ग और
वागेरे, गुलबर्ग और, अब सुनो क्या कहता है ये। इन्होंने कहा कि मान लो, अब थोड़ा ध्यान सुनना इधर फिर से, एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक। यहां से आपका बन क्या रहा है, ये रिएक्शन C प्लस बी दे रहा है, ठीक, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, एक बेसिक सी बात बोली कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं। हमने अभी फिर कहा था प्रोडक्ट को आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाने जा रहे हो, आप मतलब प्रोडक्ट थोड़ी ना लेकर के काम करने जा रहे हो, आप किससे काम करने जा रहे हो, रिएक्टेंट से ना, आप तो सारा काम किससे करते हो, रिएक्टेंट से। तो इन्होंने क्या कहा कि कभी भी आपको देखना है जो रेट होगी किसी भी रिएक्शन की, क्या होगी, जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। और अभी मैंने बताया एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास कुछ नहीं है आपका, एक्टिव मास एक्चुअली में होता है आपका मोल इनटू वॉल्यूम, ठीक। तो आप मुझे एक बात बताओ, मोल पर लीटर क्या है आपका, वॉल्यूम क्या है, लीटर ही तो है, तो मोल पर लीटर यही आपकी क्या है, इन सिंपल भाषा मोलैरिटी है कि नहीं, बताइए। मोल पर लीटर आपने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी तो पढ़ा था। तो आप ध्यान सुनिएगा, यही आपका एक्टिव मास है, इधर लिख लीजिएगा साइड में। एक्टिव मास आपका क्या होता है, मोल इंटू वॉल्यूम इनवर्स, ठीक। लिखिए, फिर हम कराते हैं आगे डेरिवेशन, जल्दी करिए। रिएक्टेंट के एक्टिव मास की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये बात सही भी है। देखो अभी बताते हैं कैसे, जल्दी कर लीजिए तब बनाए। लिख लिया सबने, एक बात सुनो ध्यान से, आपको पता है कि आप जितना ज्यादा अमाउंट में इसको यूज करना चालू करोगे, रिएक्शन उतनी तो तेज एक्टिव से, जैसे तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तुम जितना एनर्जी से बैठ के पढ़ोगे उतना ही चीजें तुम्हें क्या होंगी, क्लियर आउट होंगी। तुम एकदम नशे में बैठे हो, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक ही है। तो भाई पूरी दिक्कत फिजिकल केमिस्ट्री है, और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। तुम सबकी जो मेन दिक्कत है मैं अभी बता दूं, एकदम ट्रुथ में बता दूं, क्योंकि मैथ दिक्कत, पहले तो मैथ ही दिक्कत है, और ऊपर से फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा बच्चों मैथ आ जाता है। क्लास 11 में भी बहुत अच्छे से मोल पढ़ाया जाता है, मोल तो बहुत अच्छे से 11 में स्टार्टिंग ही मोल से होती है ना, तो लगता है बड़ा अच्छा है, इतना ही चीजें समझ आती हैं। लेकिन जहां से जब स्टार्ट होता है ना मेन फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब, तो दिमाग चकराने लगता है। और इक्विलिब्रियम वगैरह अभी देख रहा, मेन होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जैसे तुम कम पढ़ो और कम से क्या करो, ज्यादा क्या हो पाए तुमसे, क्वेश्चन हो पाए। तो थोड़ा सा एक्टिव रह के बैठो, तभी चीजें आएंगी, ठीक है। तो इधर रेट कभी, और जिस आप लोग तो पढ़ चुके हो, केमिकल काइनेटिक्स भी यही होता है। रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वहां पे साफ साफ लिखा रहता है, केमिकल काइनेटिक्स यही कहती है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्टिव मास नहीं, वहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे यही बात क्या लिखी है, एक्टिव मास। अभी मैंने बताया एक्टिव मास है क्या तुम्हारा, मोलरता ही है और कुछ नहीं है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं आगे, देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए और बी, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ब्रैकेट में लिखने का ही मतलब सर ने बताया हुआ आपको, कंसंट्रेशन। अगर आप किसी चीज को ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब क्या है, केमिस्ट्री कहती है कि आप उसे क्या दिखा रहे हैं, मोलरता दिखा रहे हैं या मोलरता दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, राइट। अब आपको पता है जब ये साइन हटेगा तो आप क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, ठीक। तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, ये रिएक्शन अभी हम रिएक्टेंट किधर देख रहे हैं, फॉरवर्ड के लिए, ध्यान सुन लो पहले। इधर ये जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये रिएक्टेंट होगा, फॉरवर्ड के लिए क्या होगा, यही तो रिएक्टेंट होगा। लेकिन अगर हम बैकवर्ड की बात करें, किसकी बात करें, बैकवर्ड की, बैकवर्ड मतलब उल्टा चलने की, तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, ध्यान सुन लो। जब आगे बढ़ेंगे तो रिएक्टेंट कौन है तुम्हारा, कौन है, ए बी है ना।
और लेकिन जब पीछे आओगे बैकवर्ड तो तुम्हारा कौन है, सीडी है। तो देखो यहाँ पे बस एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ब्रैकेट में ए और फिर क्या लिख देंगे, बी। आई बात समझ में, इतना लिखिए फटाक से, जल्दी लिखिए। हो गया। अब फिर सेम ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए। आगे हम सेम बात करें रेट फॉर तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी एंड डी। होगा कि नहीं होगा बताइए। फिर वही सेम कहानी, इसको हम लिख देते हैं के बी नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे वरना के बी गड़बड़ हो जाएगा, आर बी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं आर एफ, ज्यादा सही है। आर बी हमारा हो जाएगा के बी सी और डी, सही। जल्दी करिए। अभी आपने पढ़ा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपको क्या होता है, के एफ आर एफ इज इक्वल टू आर बी, सही। आर एफ की जगह क्या लिखा आपने, के एफ, देखो आर एफ यही लिखा है कि नहीं, के एफ ए और बी इज इक्वल टू के बी ए और सॉरी सी और बी, ठीक। दोनों का रेशियो निकाले तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी, ठीक। ये जो रेशियो देख रहे हो आप, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वो कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको के ई लिख लीजिएगा, क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लिखा देते हैं, लिखिए, इतना कर लीजिए तो हम लिखा देते हैं, जल्दी करिए। हो गया, सबका हो गया। लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ equilibrium constant is defined as the ratio of rate constant of forward reaction, देखो rate constant of forward reaction, rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction and rate constant of backward reaction, rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction, or देखो this is the ratio of सर से बोलिए प्रिंट आउट निकाल दे। दिस इज द रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट, ये देखो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। चलो इधर देखो फिर से एक बार, अभी फिर से सुन लेना। मैंने क्या लिखा, फॉरवर्ड रेट, क्या लिखी, एक बार देख लो इधर सब लोग। हमने क्या लिखी, फॉरवर्ड रेट लिखी, फॉर्मूला
के एफ ए बी। के एफ क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे में रेट फॉर किसके लिए लिखिए? बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक्टिव मास प्रोडक्ट क्या क्या है? सी और डी। सही। अब देखिए आर बी इज इक्वल टू के बी, सी और डी। सही। इन दोनों को क्या निकाल दिया हमने? रेशियो। आपको पता है इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों को क्या कर दिया हमने? इक्वेट कर दिया। जब हम के एफ यहाँ लिखा है, के एफ को, के बी को इस साइड ले आइए और ए बी इस साइड ले जाइए। देखिए क्या आ गया? के एफ अपॉन के बी आया और इधर सी डी अपॉन ए बी आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन इक्विलिब्रियम एक्टिव मासेस, इन इक्विलिब्रियम active masses, in equilibrium active masses are taken as unit mole per liter, taken as unit mole per liter। यूनिट किस में रहेगी? मोल पर लीटर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, unit of equilibrium constant varies with reaction। varies के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चेंज। varies ब्रैकेट में लिखिए चेंज, चेंज विद रिएक्शन। सुनिए, कहीं कहीं पे यूनिट होती है मोल पर लीटर, कहीं कहीं पे यूनिट होती ही नहीं है। अब वो कैसे हम प्रूफ करेंगे थोड़ा सा। ठीक, एक रिएक्शन लेके थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। हमने एक रिएक्शन लिया H2 प्लस I2। ठीक, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? ये रिएक्शन किस पे है? इक्विलिब्रियम पे 2HI। ठीक, ध्यान सुनिएगा, ये पहली रिएक्शन। इसके बाद दूसरी रिएक्शन हमने ले लिया N2 प्लस 3H2। ये बन गया आपका 2NH3। ये कौन सी प्रोसेस है? हैबर प्रोसेस। सही, बोलिए। अब हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये दिया है, यूनिट बताना है आपको के ई की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या बतानी है आपको? यूनिट बतानी है। अमाउंट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? तो चलो हम यूनिट तो यूनिट ही रखेंगे यहाँ पे। देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? HI के लिए क्या लेंगे हम? मोल पर लीटर। इसके लिए भी क्या लेंगे? मोल पर लीटर। इसके लिए भी क्या लेंगे? मोल पर लीटर लेंगे ना। रखते हैं। देखो के ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? यहां से देखिए, प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे आपका? HI तो है। कितना है HI? 2 मोल। ये ऊपर पावर में। ठीक, अपॉन इधर आ जाइए, ये कितना है? H2 अकेला है और I2 भी क्या है? अकेला है। सही। चलो यूनिट चेक करते हैं। इसकी यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर का स्क्वायर। नीचे क्या है? मोल पर लीटर इधर और मोल पर लीटर इधर। ये पूरा पूरा कैंसिल। तो ये कैसा हो गया? यूनिटलेस हुआ ना। यूनिटलेस मतलब यहाँ पे ना यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है। यूनिट आ भी सकती है और यूनिट नहीं भी आ सकती है। तो कभी फिक्स यूनिट नहीं बोलते हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। लिखिए, एग्जांपल आ जाएगी फटाक से। पहला करिए, दूसरा आप लोग बताइए, दूसरा आप लोग बताइए फटाक से, बोलिए। इधर सुनो ध्यान से, अब दिमाग नहीं लगाना है। ये सब गैस है ना। ये कितने हैं? 2। ये कितने हैं? 4। बात खत्म ना। इधर देखिए, मोल पर लीटर का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर 2 कर दिया। जल्दी किया है मैंने। ये मोल पर लीटर की पावर क्या कर दिया? 4। 2 से 2 कैंसिल। ऊपर जाएगा तो -2 क्या होगा? यहाँ पे क्या होना चाहिए? -2। अब आप मल्टीप्लाई करिए, ये -2 और ये
प्लस का 2। तो ये ध्यान रखिएगा, मोल माइनस सॉरी मोल इनवर्स स्क्वायर, हाँ, और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यूनिट बदलती रहती है। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग और करके दिखाएंगे, जल्दी करिए, ये करिए फिर एक करके दिखाइए आप लोग। चलिए बताइए, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लिखिए। हाँ अच्छा ठीक है, बता दे रहे, खोल दे रहे। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, चलो यूनिट बताओ। यूनिट फॉर के ई, इसको केसी भी लिखते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में केसी भी लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। चलो नहीं हुआ तो लिख लो, लो बताओ आंसर, आंसर बताओ। क्या आएगा मोल पर सबका, इधर अगर रिएक्शन हो गई होगी तो कहानी हो जाएगी। देखो CaCO3 ये सॉलिड होता है, सही, यही जाना था, ये हो जाएगा आपका CaO प्लस CO2, सही, ये भी सॉलिड और ये भी गैस। देखो सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है 1, सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है 1 होता है, तो बचा क्या सिर्फ गैस, तो K क्या होगा, KC कैसे लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में CO2 लिखेंगे ना भाई, सॉलिड का लिखेंगे, लेकिन 1 होता तो हम क्यों लिखें 1 का, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक, सुन लो, सॉलिड कल भी मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम में भी मैंने यही पढ़ाया है, सॉलिड को देख के आपको क्या कर देना है, इग्नोर करना है, कोशिश करिए गैसेस के लिए। तो क्या हो जाएगा ये मोल पर लीटर, कोई पावर तो है नहीं, तो ये यूनिट। ठीक, ओके, चलिए डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखिए केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे केसी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, is measured in the terms of concentration। ठीक, ओके, अभी देखो इधर, यहां जहां सी लिखा है ये कंसंट्रेशन का टर्म है, क्या है, अब हम लोग इसी का एक साथी है पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी फॉर्म में पार्शियल प्रेशर। अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है किसके टर्म में, पार्शियल प्रेशर। मान लो कहीं प्रेशर दिया हो, क्या दिया हो, जैसे अभी क्या दिया था मोल पर लीटर, यही तो था। अब मान लो क्या दिया हो, प्रेशर दिया हो, mmHg ATM ऐसे करके प्रेशर दिया हो, तो उसके लिए हम अलग टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर। डालिए लाइन लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at partial pressure in the terms of partial pressure, या at partial pressure या in the terms of partial pressure। इधर देखो, इधर आ जाओ, आपका ए बी और सी डी दिया है, सही, अभी तक क्या था मोल पर, अब क्या लेंगे हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। तो भाई इसका कुछ प्रेशर होगा पीए, इसका प्रेशर क्या होगा पीबी, इसका प्रेशर क्या होगा पीसी, और इसका प्रेशर पीडी, होगा कि नहीं होगा बताइए। हमको निकालना है केपी, केपी मतलब वही निकालना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बस किसके टर्म में प्रेशर के टर्म में। तो हम इस बार क्या लिखेंगे यहाँ पे पीसी अपॉन पीडी, सॉरी पीडी, और ये क्या हो जाएगा पीए और पीबी, बात सेम है, देखो प्रोडक्ट अपॉन, बस इस बार क्या रखेंगे हम लोग प्रेशर, क्या रखेंगे। और आपने पढ़ रखा आइडियल गैस इक्वेशन, क्या पढ़ा है
आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां से पी बराबर एन बाई वी आर टी। सही। ये एन बाई वी ही क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं? बताइए। एन बाई वी क्या है आपका? कंसंट्रेशन। तो आपको पता है ए का कंसंट्रेशन क्या था? ए, बी का, ये बी और सी और ये डी था कि नहीं? बोलिए। इसको उठा के बस यहाँ पुट करना है। तो देखो हम पी की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो आप देखो थोड़ा सा लेंदी है, करना पड़ेगा। देखो पीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पीसी की जगह हम क्या क्या लिखेंगे? सी से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे सी, कंसंट्रेशन हो गया कि नहीं? देखो एन बाई वी की वैल्यू लिख दी सी। सही। उसके बाद क्या लिखेंगे? आर टी। सही। ये सी हो गया। डी के लिए क्या लिखेंगे? डी फिर आर टी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सिमिलरली ए के लिए क्या लिखेंगे? ए फिर आर टी। सही। फिर क्या लिखेंगे? बी आर टी। सही। कोई दिक्कत? अब सुनो, इस केस में सब आर टी कैंसिल हो जा रहा है। इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो जितना आर ऊपर है उतना ही आर टी नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के पहले हम इसको बाहर करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो देखो यहाँ पे Kp बराबर, अगर हम कंसंट्रेशन टर्म बाहर कर लें C और यहाँ से B और नीचे A और B, तो अगर हम बात करें तो यहाँ भी क्या बचा? RT और यहाँ भी क्या बचा? RT। सही। और इस RT का कुछ पावर होगा, कुछ पावर इन द सेंस वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा ना। देखो ऐसे तो ये कैंसिल हो जा रहा है। एक एग्जांपल सोचो, देखो मान लो ये 2 होता, ये 3 होता, यहाँ सुनना, ये क्या होता? 4 होता और ये 5 होता। सही। तो अब तो कैंसिल नहीं होगा ना, कि होगा? नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखो 3 2 5, हम तुम्हें समझा रहे हैं सिर्फ, ये कितना हो गया? 5 4 9। सही। तो अब मुझे बताओ, जब तुम इसको ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस होगा कि नहीं होगा? यानी ये आ जाएगा RT की पावर -4। आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के RT कभी कभी कैंसिल हो जाता है और कभी कभी कैंसिल नहीं होता। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है तुम्हारा? KC ही लिखा है। ये क्या लिखा है? KC ही तो लिखा है। यानी एक बात आई, KP बराबर KC और RT की पावर N। RT की पावर क्या लिख दे? N। कुछ है अभी हमें पता नहीं है। RT की पावर, कुछ बात समझ में आई? तो ये आपका रिलेशन है किसमें? KP और KC में। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता दूं। अभी क्वेश्चन कराती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट के, डायरेक्ट क्वेश्चन। KP बराबर KC RT की पावर N। N जहां होता है गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल्स, हमेशा वही चलता है। लिख लीजिए फटाक से, और फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, आप बताएंगे KP KC। जल्दी करिए। हो गया? हो गया? देखो यहां से क्या निकल के आया? KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा N। जो डेल्टा N होता है, इधर फिर से लिखिए, डेल्टा N होता है आपका मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, हम लिख दे रहे हैं फिर से, माइनस मोल्स ऑफ
गैसियस रिएक्टेंट। फटाक से लिखिए ये बात, इतना फिर से लिखिए कॉपी में, चलिए लिखिए। अप्लाई करते हैं पहली रिएक्शन। ठीक, जल्दी करिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, मोल। क्या निकालेंगे इसके लिए, डेल्टा एन कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट कितना है 2 और रिएक्टेंट भी कितना है 2, तो ये कितना आ गया 0। सही, इसके लिए डेल्टा एन 1, क्योंकि ये तो सॉलिड है, कट गया, एक ही तो बचा भाई, गैस अकेला ही है तो 1 - 0 एक ही आएगा इधर, 2 - 4 कितना आया -2 आया ना। चलो तीनों रिएक्शन के लिए केपी कैसी लिखते हैं, इसके लिए केपी क्या हो जाएगा, केसी आरटी की पावर क्या था यहाँ पे 0। सही, यानी एक बात क्लियर कि केपी यहाँ पे किसके बराबर है, केसी के। पूछा गया क्वेश्चन होता है ऐसे ऐसे कि केपी किसके बराबर है, केसी के। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें केपी और केसी बराबर होंगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। अगला इधर आ जाइए, क्या हो जाएगा आपका, केपी बराबर केसी आरटी पावर 1, तो बात तो वही आ गई। सही, तीसरा केस केपी बराबर केसी आरटी की पावर -2। सही, नीचे ले जाओ तो ये रहेगा केपी बराबर केसी आरटी की पावर 2। सही, जरा ध्यान से देखो, पहले केस में केपी केसी बराबर है, दूसरे केस में केपी बड़ा है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि यहाँ पे केपी क्या है आपका, बड़ा किससे, केसी से। तीसरे केस में आपको पता है जब केसी को आप डिवाइड कर रहे हो तब क्या मिल रहा है, केपी ना। अभी एक क्वेश्चन करा देते हैं ऐसे, न्यूमेरिकल डाटा देके भी करा देते हैं। तो आप बताओ इस केस में आपका कौन बड़ा है, केपी जो है वो छोटा है और केसी बड़ा है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन करके तीनों लाइन से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यानी केपी केसी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे, कहाँ पे, के सेकंड में। बेटा जैसे मान लो केसी 10 है तो कुछ तो आरटी की वैल्यू रहेगी, तो 10 को मान लो 2 है इसे, तो 10 × 2, तो केपी क्या आ गया, और केसी क्या था, तो बड़ा कौन हुआ, जब मल्टीप्लाई में तो बड़ा और डिवाइड में तो छोटा। मल्टीप्लाई में बड़ा होता है, डिवाइड में छोटा। अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं, करके देख लो, ज्यादा सोचो नहीं। ठीक, अब आपको सिर्फ डाटा दिया है सबका कंसंट्रेशन, क्या दिया है, सबका कंसंट्रेशन दिया है, इसका दिया, ये सब देखो। टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। आर की वैल्यू आपको पता ही है, प्यार से कितना होता है 8.3। ठीक है, इसके साथ आपको दे रखा है सबका जो कंसंट्रेशन है, सबका कंसंट्रेशन जो है वो दे रखा है 0.5। कितना देखा है 0.5, सबका इन द सेंस, इसका भी कितना है 0.5, इसका भी कितना है, इसका भी कितना है। आपको बताना है हर एक केस में केपी, क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो सबसे पहले तो केसी निकालना पड़ेगा, सही ना।
तो चलो सबसे पहले हम केसी निकालते हैं पहले वाले रिएक्शन के लिए। केसी क्या होगा, आपको साफ साफ पता है, एच आई की पावर 2 अपॉन, सही, एच आई कितना दिया, ये और ये कितना आ गया, एक आ गया। केसी कितना आया, 1, तो केपी 1, आई थिंक दोनों बराबर था। आरटी की पावर क्या है, 0, तो 1 इंटू 1 दैट इज, आया कि नहीं आया, देखो बराबर आया कि नहीं। केसी भी कितना है 1 और केपी भी कितना है, दोनों 1 ही तो है। अरे shit. दूसरे वाली रिएक्शन की बात करें, क्या बताया हमने, केसी निकालो, केसी CO2 ना, कितना आ जाएगा केसी, 0.5 ही होगा, सही, तो ये आ जाएगा 0.5। ओके, अब केपी बताइए, केपी का फॉर्मूला क्या निकलता है इसके लिए, केसी आरटी की पावर 1, केसी कितना है बेटा 0.5, आर कितना है 8.3, टी कितना है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो 300 से, देखो ये वैल्यू बड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही ना बड़ी। तीसरा केस जल्दी करिए, कैलकुलेशन आती कि नहीं, मल्टीप्लाई कर लो फटाक से, हाँ आप पूरा मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई किया, कितना आया, तीसरा, नेक्स्ट, लास्ट तो आप लोग बता ही दोगे, लास्ट केस इधर देख लो, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, फिर से पहले केसी निकालो, केसी कितना होगा इसका, NH3 2, नीचे क्या आ जाएगा N2 H2 3, NH3 कितना दिया बेटा 0.5, और ये 0.5 और इंटू 0.5 की पावर 3, देखो दो तो ऐसे ही कर दिया, दो यहां से काट दे रही हूँ मैं, एक यहां से कट गया, एक यहां से कट गया, बच रहा है आपका 1/0.5 इंटू 0.5, हटा दो यहाँ पे, 2 0 लगा लो, 4, कितना आ गया 4, केसी कितना आया, आया था सबका केसी 4, कुछ नहीं, केसी करो, करो जल्दी करो, हम नहीं करेंगे, तुम ही लोग करो, करो तुम ही लोग, मैथ्स लगाओ, मैथ्स की जरूरत है तुम लोग को, पूरे फिजिकल में हम देखते हैं तुम लोग का जो फंसने का टाइम आता है वो यहीं से चालू होता है, तुम लोग सब चीज कर जाते हो, इवन हिंदी इंग्लिश भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन जैसे मैथ स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्ट हुई वहीं से तुम लोग का हाथ काम करना बंद। ये तो मैंने बहुत इजी डाटा दिया, 0.5 दिया है, अभी कितना गंदा गंदा डाटा देके रखता है कभी कभी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितना भी मैं बता रही हूँ एकदम, अभी देखो जाके, फिर मैं कह रही नीट और जेई, और इवन 11 12 में भी, 11 में भी यही आता है, केपी केसी और सब क्या ही निकालना। ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत खतरनाक टॉपिक हैं, अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन हो गया। ये कितना आया केसी, केसी कितना आया था
केसी 4 ही आया ना। हाँ, तो केपी केसी और आरटी की पावर -2। मैंने कहा -2 तो नीचे ले आओ। कहाँ ले आओ? नीचे ले क्या है? केसी कितना है बेटा? 4। आर की वैल्यू 2 बार लिख लो, स्क्वायर है ना। अब देखो ये कैलकुलेशन बहुत मजेदार है, आंसर तक पहुंच जाओ तब जानो। कुल मिला के जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 4 से छोटी आएगी ना, कि बड़ी आएगी? 4 से छोटी आएगी ना। यानी एक बात क्लियर है, यहाँ पे कौन बड़ा है? केसी। लास्ट केस है, 3 केस बनते हैं, केसी बड़ा हो सकता है, केपी बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक, करिए। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दीजिए बस। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट when 20% of reaction completed, when 20% of reaction completed, चलो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी लिख लीजिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताइए, आपको केसी बताना है, क्या बताना है? चलो, रिएक्शन कुछ नहीं दिया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे लिख लो, आर से पी। जब कुछ ना दिया तो ऐसे लिखा करो। रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रही है? 20%। बताइए, केसी बताना है आपको। अब सब सोच रहे हैं ना कुछ दिया है ना कुछ, बस 20% दे दिया है, अब कैसे लगाएं? अभी कितना आसान था, दिया था वैल्यू सीधे रखो। किसी का निकल पाएगा कुछ? हम जानते हैं तुम कहाँ फंसोगे, हमें पता है, और हम जानते हैं तुम कहाँ कर जाओगे। यही सब सुधार लो, क्योंकि देखो इजी पढ़ना और सब समझ में आना अच्छी बात नहीं होती है। वही वही पढ़ो, इजी इजी। हाँ हाँ, तुम्हारा लगभग आ सकता है, लगभग आ सकता है, अभी चेक करना पड़ेगा एक बार। देखें प्रोसेस, देखें। हाँ, बस 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 बस, तरीका ही चेक करना था। इधर देखो, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में, अगर परसेंटेज की बात करेगा तो इसको क्या मान लो? 100। तो ये 0, 20% कंप्लीट होने का मतलब है कि ये कितना बन गया? 20। तो ये बचा कितना? लो, आ गया। वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम क्या है? तो V और V। सही। केसी का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन, सही, प्रोडक्ट कितना है तुम्हारा? 20/V। रिएक्टेंट कितना है? 80/V। सही। कोई पावर और तो है नहीं, V और V क्या आ गया आपका? 20/80। क्या दिमाग लगाना था? 0.25। सॉरी, हाँ, थोड़ा दिमाग। और हम तो यही देख रहे हैं तुम लोग कितने दिन से पता नहीं क्या पढ़ते हो, फिर बाद में आपको बेइज्जती करनी रहती है। कुल मिला के दैट्स इट। बेइज्जती करने से तुम लोग पढ़ने लगते हो। जिनको बेइज्जती नहीं पसंद है वो पढ़ेंगे नहीं, हमें भी बता दो। जिनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें टॉर्चर किया है वो नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल पढ़ना। ठीक।